हेलो बच्चा लोगों, मेरा नाम है सी एस आई पी मिथुन जायसवाल। बेटा जी, आज के हम वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 और उसका यूनिट नंबर 1 को बहुत ज्यादा ही क्विकली, लेकिन बकवास नहीं करते हुए, एक्स्ट्रा अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करते हुए फटाफट उसको फिनिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। आपको क्या करना है, पूरा फोकस मेरी नोट्स मैं निकालूंगा, उसके ऊपर रखूंगा। आपको पूरा फोकस इसके ऊपर रखना है। और आई कैन डैम एश्योर यू, आफ्टर फिनिशिंग दिस लेक्चर, दिस वीडियो, आपके सारे कंसेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। और एमसीक्यू फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे, आपको सारे के सारे एमसीक्यू करने में बहुत मजा आ जाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। ओके, तो देख बेटा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आता है यूनिट नंबर 1। इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड। बहुत ही इजी रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड। और इसमें सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मनी के बारे में हम देखने वाले कि मनी का यूज कहाँ पे होता है। तो मनी का यूज कैसे कर सकते हैं बेटा जी? हम जो मनी है ना, उसको मनी सर्व ऐसे क्या करते हैं, मनी को स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, स्टोर कर सकते हैं। मनी एक कॉमन बेस फॉर अ प्राइस होता है। कॉमन बेस फॉर अ प्राइस मतलब क्या? सपोज ये पेन है, इसको मैं कितने रुपए में बेचूंगा? सर 100 रुपीज, तो रुपीज 100 हो गया। सपोज ये वॉच है टाइटन की, कितने में बेचूंगा? सर 5000 रुपीज। ओके, तो इसकी वर्थ कितनी होगी? 5000 रुपीज। तो हर एक का क्या हो गया? कॉमन बेस फॉर प्राइस हो गया। मतलब उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। हर एक चीज को मैं स्पेसिफिक रुपीज टर्म में डिफाइन करता हूं। मनी को से क्या कर सकता हूं? कोई भी चीज का एक्सचेंज कर सकता हूं। जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम हमारा चला गया और क्या आ गया? मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया। ठीक है, इफ देयर इज नो मनी दिस वुड रिड्यूस टू अ बार्टर इकोनॉमी। मतलब क्या? अगर मनी नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी वापस से कहां चली जाएगी? बार्टर सिस्टम में चली जाएगी। मतलब अगर ओवरऑल बोले तो मनी का क्या यूज हुआ? मनी को हम होल्ड कर सकते हैं, मनी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू द प्राइस। मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। सर क्या ये हमारी कंट्री में डायरेक्ट मनी आ गई थी क्या? नहीं जी, मनी से पहले बहुत सारी चीजें थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे काउरी, शेल्स, बैली, पेपरकॉर्न, गोल्ड, सिल्वर, ये अलग चीजें आई थी। उसके बाद फिर आया था हमारा मनी। ठीक है, ओके। ये पैराग्राफ इतना कुछ अननेसेसरी है, मैं आपको खाली सुना देता हूं कि बेसिकली क्या होता है कि ये गोल्ड और सिल्वर हम बैंक में डिपॉजिट करते थे। बैंक वाला हमको एक स्लिप देता था, उसके बेस पे हम किसी से कोई गुड्स खरीदते थे और उसको वो स्लिप पकड़ाते थे। वो स्लिप लेके वो बैंक में जाता था और गोल्ड और सिल्वर छुड़ा लेता था। मतलब हमारे गोल्ड और सिल्वर क्या होने लगे थे, उसका ट्रेडिंग शुरू हो गया था बेस्ड ऑन द स्लिप। और फिर गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, ये गोल्ड और सिल्वर का जो लिंक है उसको हम डीलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? द पेपर क्लेम ऑन द पीसेस मेटल वाज डीलिंग। मतलब ये जो लिंक था गोल्ड और सिल्वर और पेपर का, उसको डीलिंग कर दिया। गवर्नमेंट बोले अब हम करेंसी इशू करेंगे और वही करेंसी को आपको लेके जाना है, उसको आपको ट्रेड में यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से मनी क्या आया था, पिक्चर में आया था। ओके, अब मनी के अंदर दो प्रकार की मनी होती है, एक फियाट मनी होती है और एक हिस्टोरिकल मनी, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है। बेटा फियाट मनी क्या होता है? फियाट मनी होता है जैसे कि यहाँ पे 500 रुपीज का नोट है। ठीक है, अब ये 500 का रुपीज का नोट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस तरह से लिटे लपाटे कर देता हूँ, उसके ऊपर शाही गिरा देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। अब बताओ क्या इसका वर्थ 500 का होगा? नहीं जी नहीं, इसका वर्थ 500 रुपीज का नहीं है। मतलब क्या है, वो जो मटेरियल है ना, मटेरियल की कोई वैल्यू है क्या? नहीं सर नहीं, मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है। मटेरियल क्या है? मटेरियल है हमारा वर्थलेस। वो उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उस पे साइन किसके हैं? आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर है। आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये हमारे टेंडर लीगल टेंडर है और पब्लिक ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमको इसको लीगल टेंडर एक्सेप्ट करना है। इसीलिए इस चीज को क्या बोला जाता है? फियाट मनी बोला जाता है। फियाट मनी का मतलब कि अगर कोई चीज के ऊपर, नोट के ऊपर लिखा है 5 रुपीज, तो इसका वर्थ 5, ये नोट का वर्थ 5 रुपीज का कहलाएगा। लेकिन अगर वही नोट्स पे लिखा हुआ है 500 रुपीज, तो इस नोट का वर्थ कितना होगा? 500 रुपीज। लेकिन अगर ऊपर इस पे से आप 5 या तो 500 निकाल दो, तो खाली ये कागज का कोई वर्थ नहीं होता। तो इसको बोलते हैं फियाट मनी। और इंट्रिंसिक मनी क्या होता है? इंट्रिंसिक मनी का मतलब होता है जो मटेरियल है ना, जो मटेरियल होता है उसका खुद का भी वर्थ होता है। क्या होता है? मटेरियल का खुद का वर्थ होता है। जैसे सोने का सिक्का, पहले के टाइम पे सोने के सिक्के चलते थे, हाँ जी, 100 आना, 50 आना। अब अगर वो 50 आना निकल जाए, उसको आप अगर मेल्ट कर दो, क्या कर दो, वो गोल्ड को अगर आप मेल्ट कर दोगे, अगर आप उसको मेल्ट करके भी ऐसे ही दोगे तो भी उसके 100 आने या तो 50 आने ही मिलेंगे।
मतलब क्या होता है, जितना उस पे लिखा हुआ है वही उसका वर्थ है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर मटेरियल का खुद का वर्थ होता है, उसकी खुद की वैल्यू होती है। लेकिन फियाट मनी के अंदर मटेरियल का खुद का वर्थ नहीं होता, लेकिन बिकॉज उसको लीगल टेंडर माना है, गवर्नमेंट ने उसको अपनी तरफ से छापा हुआ है और पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो क्या होता है, वो मनी कंसिडर किया जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंट होता है फियाट मनी एंड हिस्टोरिकल मनी के बीच में। ठीक है जी। ओके, तो अगर हम मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो गए, तो मनी एकदम सिंपल है, आपके 12th के चैप्टर में भी आता था, वही यहाँ पे लिखा हुआ मनी जिसको जनरली एक्सेप्टेबल होता है, जो ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब एक मनी को आप एक डब्बे में डाल दो, हम पिगी बैंक में डालते हैं ना, उसको पिगी बैंक को खाली करते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, उसकी वैल्यू उतनी की उतनी ही रहती है, वो गिरती थोड़ी है। वो एफर्टलेसली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जैसे 500 की रुपीज की नोट, क्या उसको हम रिकॉग्नाइज इजीली कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। ठीक है, अगर आरबीआई का वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे सिग्नेचर किया हुआ है, गवर्नमेंट का साइन स्टैम्प है, मतलब क्या है, उसकी वैल्यू 500 रुपीज की है, तो एफर्टलेसली हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसको काउंटरफीट या तो डुप्लीकेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है बेटा। अगर डिफिकल्ट नहीं होता तो फिर ऐसे नकली नोटें हमारे इंडिया में छप रही होती और मनी की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि इसको कोई काउंटरफीट ना कर सके। ये क्या होते हैं, रिलेटिवली स्कैर होता है, इसका जो सप्लाई होता है ना, वो सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है जी। पोर्टेबिलिटी ऑफ इजीली ट्रांसपोर्टेड, मतलब क्या होता है, हम इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर। ये पॉसेसिंग यूनिफॉर्मिटी, अगर एक बेटा 500 रुपए के नोट्स को आप कश्मीर में दो, कन्याकुमारी में दो, गुजरात में दो, महाराष्ट्र में दो, उसकी वैल्यू 500 रुपीज की ही होगी। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिविजिबल इनटू स्मॉल पार्ट, मतलब अगर मेरे पास 2000 की नोट है, अगर मैं इसके 4 टुकड़े करता हूँ 500 रुपए के, तो क्या वो सामने वाला मेरे को ये बोलेगा कि नहीं नहीं, ये 2000 के बदले मैं आपको सिर्फ 1500 ही वैल्यू दूंगा? नहीं नहीं नहीं, अगर उसको डिविजिबल किया जाए तो उतने ही पैसे मिलेंगे जितना उसकी वर्थ है। मतलब 2000 तो 2000 के सामने आपको 2000 के छुट्टे नोट्स मिलेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ। ओके जी, ठीक है। ब्रॉड मनी एंड नैरो मनी के अंदर क्या फर्क होता है बेटा? ब्रॉड, जो पहला नैरो मनी, नैरो मनी मतलब छोटी सोच। छोटी सोच का मतलब क्या होता है, नैरो मनी के अंदर यहाँ पे हम वो मनी को लेते हैं जो सिर्फ और क्या है, कैश एंड डिपॉजिट यू कैन यूज राइट अवे। जो कैश और जो पैसे आप अभी के अभी यूज कर सकते हो, वो सब कब क्या आता है आपका, नैरो मनी के अंदर आता है। ये वाला हम और डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर। खाली अभी आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक मनी इन योर सेविंग एंड चेकिंग अकाउंट, जो भी आपके चेकिंग मतलब करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या तो आपके हाथ में, वो आप ऑन द स्पॉट यूज कर सकते हो। वो सब क्या हो गया, नैरो मनी के अंदर कंसिडर होता है। ये हम नैरो मनी को क्यों रखते हैं, क्योंकि हम उसका क्या यूज कर सकते हैं, दीज दैट आर नॉट यूज फॉर। देखो, ब्रॉड मनी ऑल्सो इंक्लूड अदर टाइप्स ऑफ मनी। ये ब्रॉड मनी यहाँ पे आएगा, उसमें वो मनी यूज होती है जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए नहीं यूज की जाती, बट दैट इज स्टिल वैल्यूएबल एंड फेयरली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब जिसको हम कैश में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। मतलब क्या है सर, डिटेल में थोड़ा समझाइए। ओके, तो नैरो मनी का तो मतलब आप समझ गए, जो कैश और डिपॉजिट होती है, मतलब सेविंग अकाउंट, चेकिंग, करंट अकाउंट्स के अंदर, वो सब क्या आ गया, हमारा नैरो मनी आ गया। ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं? ब्रॉड मनी का मतलब होता है इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स द टोटल मनी इन द इकोनॉमी यूजुअली मेजर बाय यूजिंग द ब्रॉड मनी। मतलब इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है वो हम कैसे देखते हैं, ब्रॉड मनी के संदर्भ में देखते हैं, रिलेशन में देखते हैं। ब्रॉड मनी इंक्लूड एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर वैल्यू एंड दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब जिसको हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं इजीली, वो सब भी चीजें कहां पे आएगी, वो आएगी ब्रॉड मनी के अंदर। जैसे कि हमारा नेशनल करेंसी, जैसे कि ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, जैसे हमारा चेकिंग अकाउंट्स, बैंक चेक, ट्रैवलर्स चेक, इसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदर डिपॉजिट मतलब सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये सब भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सर्टेन सिक्योरिटी, लेकिन उसमें शेयर्स वगैरह को नहीं कंसिडर करना है। तो सर्टेन सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड, उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स के अंदर। तो ये सब क्या आता है, ये आता है ब्रॉड मनी के अंदर। उसको हम और पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो। ओके, अब ये पूरा जो चैप्टर है, बस ये डिमांड फॉर मनी के ऊपर पूरा चैप्टर, बस हमने डिमांड फॉर मनी के कंसेप्ट्स को पढ़ लिया तो हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अब ये डिमांड फॉर मनी होता है क्या है, तो ये आपने गाना सुना होगा, ये अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का था, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है। मतलब क्या होता है, जैसे कैटरीना कैफ पैसा पैसा करती रहती है, वैसे ही क्या होता है, जो लोग हैं, जो इकोनॉमी के अंदर जो लोग रहते हैं, कंट्री में जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, पैसों की
डिमांड करते हैं। क्या करते हैं? पैसों की डिमांड करते हैं। वो पैसे को होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो पैसे को होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो ये क्या होता है? एज वी अवर द डिमांड फॉर मनी इज इन द नेचर ऑफ डिराइव डिमांड। मतलब क्या होता है? ये डिराइव डिमांड होता है, क्योंकि हम पैसे ज्यादा होल्ड करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, पैसे कम होल्ड करेंगे, डिमांड कम करेंगे। ठीक है, तो द डिमांड फॉर मनी इज द डिमांड फॉर द रियल बैलेंस। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, पीपल डिमांड मनी बिकॉज दे विश टू हैव कमांड ओवर द रियल गुड्स और सर्विसेज विद द यूज ऑफ मनी। मतलब वो चाहते हैं कि वो गुड्स और सर्विसेज खरीदें, इसलिए वो क्या करते हैं? मनी की डिमांड करते हैं। अरे बेटा, अगर मनी हाथ में होगा तो ही तो तू खरीद पाएगा, अदरवाइज तू चीजें कैसे खरीद पाएगा? अगर सिंपल टर्म में बोलूं अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो ये जो है मनी, अगर हाथ में पैसा होगा तो लोग पूछेंगे कैसा है। तो बेटा जी इसलिए लोग क्या करते हैं? अपने हाथ में पैसा रखते हैं। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी क्या होता है? डिमांड इसलिए हम गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए क्या करते हैं? पैसे की डिमांड करते हैं। पैसे की डिमांड मतलब हमारे पास पैसे हाथ में होने चाहिए, ताकि हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदने से पहले चौंके नहीं, ये सोचे नहीं कि इसको खरीदूं कि नहीं खरीदूं। क्लियर है? ओके जी। तो डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड टू स्टोर वैल्यू। मतलब क्या होता है? हम उसको लिक्विड फॉर्म में रखते हैं ताकि, और उसको हम स्टोर करके रखते हैं, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम कोई भी चीज को क्या कर सके? खरीद सके। क्या कर सके? खरीद सके। ओके, द डिमांड फॉर द मनी इज अ डिसीजन अबाउट हाउ मच वंस गिवन अ स्टॉक ऑफ वेल्थ शुड बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी rather than in the other assets such as bond। मतलब डिमांड फॉर मनी होता है कि भाई कितना पैसा हम कैश रखते हैं इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स वगैरह में रखने की जगह। एक चीज तो क्लियर है, अगर बेटा अगर कोई चीज को अगर आप अपने गले में रखोगे, अपने तिजोरी में रखोगे, अपने घर में रखोगे, अपने तपेली के अंदर, मटके के अंदर छुपा के रखोगे, पिगी बैंक में रखोगे, उस पर क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं जी नहीं। तो ये जो इंटरेस्ट नहीं मिला, ये क्या होती है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो आप क्या करते हो? लॉस करते हो बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ मनी। मतलब जितना डिमांड ऑफ मनी हाई होगा उतना आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि आपने कोई भी प्रकार का रिटर्न या तो इंटरेस्ट उस पर कमाया नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब देखो, द डिमांड फॉर मनी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट प्राइस एंड इनकम ऑफ द इकोनॉमी। मतलब क्या होता है? ये बेटा डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेसिकली बेटा ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर के ऊपर, जैसे कि सर इनकम। अगर बेटा अगर हायर द इनकम, अगर हमारी इनकम ज्यादा हुई, अगर हम कितना कमाते हैं? महीने का ₹1,00,000 कमाते हैं, महीने का ₹5,00,000 कमाते हैं, तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स वाली बात है, तू अगर साल का, अगर तू महीने का 10,000 कमाता है, तो महीने का 10,000 कमाता है, वो बोले नहीं सर मैं तो हाथ में 20,000 रखूंगा। अरे 20,000 आएगा ही कहां से, जब तेरे पास महीने के कितने आ रहे हैं? 10,000 रुपए ही आ रहे हैं। लेकिन अगर तेरे पास महीने के ₹1,00,000 आया तो तू बोलेगा नहीं नहीं, वाह महीने के ₹1,00,000 कमाता क्यों? खर्च करने के लिए। तो मैं कितने की डिमांड करूंगा? 50,000 की। अगर सपोज आपके पास महीने के 3,00,000 कमाते, तो आप बोले कि अब मैं ₹1,00,000 का रखूंगा हाथ में। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अपनी डिमांड भी बढ़ाते जाते हैं। प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, बेटा जी प्राइस लेवल का मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? कोई चीज पहले दूध आता था, मिल्क आता था 30 रुपीज का, अब आता है 35 रुपीज का, ₹5 का प्राइस राइज होगा। तो अब पैसे भी तो ज्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि सेम अमाउंट में अब उतना मिल्क नहीं आ पाएगा। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट। बेटा इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है? बैंक में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट। अगर अगर इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो तुम बोलोगे अरे यार, अगर मैं ये ₹1,00,000 को अपने पास रखूंगा ना, अपने पास अगर अपने पास रखूंगा तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन क्या होगा? अगर मैंने इसको बैंक में जमा कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा? पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब क्या होगा? अगर इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो हम बोलेंगे हट हट, पैसा अपने पास नहीं रखो, इसको बैंक में डिपॉजिट करो जल्दी की जल्द। मतलब क्या होगा? हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर विल बी द डिमांड फॉर मनी। हम अपने पास पैसा नहीं रखे, उसको डिमांड को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, मतलब डिमांड ऑफ डिपॉजिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हायर विल बी द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इफ द मनी इज हेल्ड इन कैश। लेकिन अगर आपने भूल से आप बोले नहीं नहीं, हम तो मनी को हमारे हाथ पे रखेगा, भले इंटरेस्ट 10 हो कि 15 हो कि 25 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा अगर तू अपना इंटरेस्ट अगर लॉस करेगा तो क्या होगा? तेरा लॉस बढ़ता जाएगा। अगर सपोज कि पहले इंटरेस्ट रेट 2% था, अभी इंटरेस्ट रेट सपोज 12% हो गया, तो तेरा लॉस कितना हो जाएगा? तेरा लॉस हो जाएगा 10%। अगर तू डिमांड फॉर मनी मतलब डिमांड को कैश को होल्ड करेगा तो तू हर साल का कितना खोएगा? 10% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड बैंकिंग। इनोवेशन एंड बैंकिंग क्या होता है बेटा जी? इनोवेशन का मतलब जैसे अभी आ रहा है हमारा मोबाइल बैंकिंग आया, नेट बैंकिंग आया, फट 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 यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पा रहे। इससे क्या होता है, पहले हमको सब जगह जेब के अंदर 5-5 हजार लोग लेके घूमते थे, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन आज के टाइम पे लोगों के पर्स देखोगे तो इवन पर्स भी नहीं होते उनके साथ में, वो सिर्फ एक मोबाइल लेके घूमते हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि हर जगह पे आप देखोगे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, ये सब चीजों की व्यवस्था हो चुकी है। मतलब इनोवेशन ज्यादा होने से क्या होता है, डिमांड फॉर मनी लोअर हो जाती है। क्लियर है? ओके जी, ओके। अब है ना, डिफरेंट थियरीज आ रही है, डिफरेंट थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी आ रही है। इसके अंदर सबसे पहला हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहला देखने वाले हैं QTM। बेटा जी मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि मेरा आपको एक एक सेकंड मेरे को आपका बचाना है, और मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर मैं जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे सबके ऊपर फोकस करूंगा, और सारे चीज आपके क्लियर होंगे और आपका रिवीजन भी क्विक होगा। QTM क्या होता है? क्वालिटी क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी। बेटा ये जो QTM होता है ना, ये हमारा क्लासिकल अप्रोच के ऊपर से आया था। जो किसने दिया था? जो दिया था अर्विंग फिशर ने। तो हमको पहला याद रखना है कि डिमांड फॉर मनी मतलब कि हम कितनी डिमांड करेंगे वो डिपेंड, अलग अलग ऑथर ने अपना अलग अलग थियरी दी हुई है। उसमें पहला जो अप्रोच आता है वो आता है क्लासिकल अप्रोच, मतलब बहुत पुराना अप्रोच, जिसको बोला जाता है क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। क्या बोला जाता है? क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। और ये दिया हुआ है हमारे अर्विंग फिशर ने। ये भाई साहब क्या बोलते हैं? ये भाई साहब बोलते हैं कि इन्होंने दिया हुआ एक इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया हुआ? इक्वेशन दिया कि मार्केट एमपी इज इक्वल टू पीटी। क्या दिया हुआ? एमबी इज इक्वल टू पीटी। तो ये इन्होंने क्या दिया? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज या तो ट्रांजेक्शन अप्रोच दिया हुआ है। बेटा जी इसमें ये क्या बोलना चाहते हैं? भाई देखो देखो, यहाँ पे एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है टोटल मनी इन सर्कुलेशन, मतलब कितनी मनी इन सर्कुलेशन है। और वी का मतलब होता है वेलोसिटी। वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मतलब कितनी बार वो मनी एक हैंड से दूसरे हैंड, दूसरे हैंड से तीसरे हैंड, तीसरे हैंड से चौथे हैंड में जाती है। तो मनी इन सर्कुलेशन, और क्या मनी एक थोड़ी, मनी तो घूमती रहेगी, तो कितनी बार घूम रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी, कितनी बार एक्सचेंज चेंज ऑफ हैंड हो रहा है। और उस इक्वल टू ये जो होता है ना, ये एमबी, ये एमबी को बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने सप्लाई किया है। तो एमबी मतलब क्या हुआ कि सर्कुलेशन में कितना है मनी, मतलब कितना मनी सर्कुलेट है और कितनी बार एक हैंड से दूसरे हैंड पे जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। और ये जो पीटी है ना, इसमें जो टी है, टी फॉर ट्रांजेक्शन, टी फॉर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, हम कितनी बार नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, द लेटर इसने टी को रिप्लेस कर दिया वाई से, ठीक है इसको जाने दो। लेकिन हमको ये क्या याद रखना कि टी का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और पी का मतलब होता है प्राइस लेवल की, इकोनॉमी में प्राइस लेवल कितना चल रहा है, मतलब कि ट्रांजेक्शन के मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस लेवल से, तो हमको क्या मिल जाएगा कि हम कितनी डिमांड करेंगे। और इसने ये एज्यूम किया है, इक्वेशन बना के ये एज्यूम किया है कि हमारा सप्लाई ऑफ मनी इक्वल टू डिमांड ऑफ मनी। जो सप्लाई ऑफ मनी होता है वो क्या होता है? डिमांड ऑफ मनी के बराबर होता है। और इसीलिए अब के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या आता है? आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा कि भाई प्राइस लेवल फाइंड आउट करो। अरे प्राइस लेवल फाइंड आउट करना है तो आपको ये जो टी है उधर फेंको। तो P अगर आप उधर फेंकोगे तो आपका फॉर्मूला आंसर क्या आएगा कि एम फॉर मनी, वी फॉर वेलोसिटी डिवाइड बाय ट्रांजेक्शन मनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राइस लेवल क्या आएगा? वो आएगा कि ये आंसर आप जब एम वी डिवाइड बाय P करोगे तो आ जाएगा आपका प्राइस लेवल। लेकिन बेटा जी फिर अब इन्होंने ये फॉर्मूला तो बना दिया, लेकिन फॉर्मूला बनाने का सब्सिक्वेंटली इनको रियलाइज हुआ कि पैसा जरूरी थोड़ी है कि मैं हाथ पे ही रखूं, या तो मनी इन सर्कुलेशन जितनी करेंसी मार्केट में घूम रही है सिर्फ वही है। वो तो वो भी तो हो सकता है कि जो डिमांड डिपॉजिट हो, डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसा है लेकिन वो कभी भी आप डिमांड कर सकते हो। तो वो बोलता उड़ी बाबा गलती हुई रे, यहाँ पे सिर्फ मनी इन सर्कुलेशन नहीं लेना पड़ेगा, कौन सा लेना पड़ेगा? डिमांड डिपॉजिट भी लेना पड़ेगा। कौन सा? डीडी, डिमांड डिपॉजिट भी लेना पड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं, सुधार दे फॉर्मूला। तो इसने एम की जगह कर दिया एम डैश और वी की कर दिया वी डैश। तो कितना अमाउंट हमारा ऐसा है जो मनी इन सर्कुलेशन है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे वी डैश से। ठीक है जी, ओके। तो इक्वल टू क्या आएगा? पीटी आएगा। अब हमने ये तो कंसेप्ट देख ही लिया कि पीटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिमांड वैल्यू, और एम वी प्लस एम वी वी डैश एम डैश वी डैश क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी होता है। अब बेटा अगर इसके अंदर क्या होगा? सिंपल, अगर आपको प्राइस लेवल पूछा है तो आप क्या करोगे? टी को उधर फेंको, उधर फेंकोगे तो आंसर क्या होगा? एम वी प्लस एम डैश वी डैश डिवाइड बाय क्या होगा? प्राइस।
ठीक है। एम डैश एम वी प्लस एम डैश वी डैश डिवाइड बाय प्राइस, सॉरी प्राइस सॉरी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइस लेवल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, प्राइस लेवल मिलेगा। सिंपल है। प्राइस लेवल आपको पूछा होगा, आपको एम दिया है, एम मतलब मनी, वी वो वेलोसिटी, एम डैश का मतलब होता है कि मनी कहाँ पे रखा है आपने, डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट में रखा, और उसका वी डैश, ठीक है। उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से, तो हमको मिल जाएगा क्या, प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ओके, बस ये थियरी में इतना ही था, ज्यादा कुछ था नहीं। वापस से एक बार देख लो, यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज याद रखनी है। यहाँ पे क्लासिकल थियरी अप्रोच किसने दी है, किसने दी है, हमारे क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है, उसमें सबसे पुरानी थियरी है क्लासिकल अप्रोच की, जिसके अंदर इक्वेशन बेस या तो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है। इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वेशन मतलब जितना सप्लाई उतना ही डिमांड होगा। सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है कि मनी कितना सर्कुलेशन में मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। डिमांड का मतलब क्या होता है, पीपल कितना ट्रांजेक्शन करने वाले हो और उसका प्राइस लेवल क्या है। क्लियर है। और उसमें आपको क्या ऐड कर देने का, एम डैश वी डैश ऐड कर देने का। सिंपल। ओके जी, ओके, ठीक है। वेलोसिटी ये तो मैंने बता दिया। हाँ, अब देखो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। देखो बेटा, एक सिंपल है, अगर है ना, मैं एज्यूम करता हूँ, मैं एज्यूम क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज क्या ना, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अगर मेरा वेलोसिटी चेंज नहीं होता, मतलब वेलोसिटी ऑफ वी एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी वी डैश रिमेन कांस्टेंट। अब बोलता है कि वी और वी डैश में कोई चेंज नहीं हो रहा, द फंक्शन ऑफ मनी, द फंक्शन ऑफ, और यहाँ पे जो टी है ना, टी भी हमारा कांस्टेंट है। मतलब फॉर्मूला क्या है, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू क्या है, प्राइस लेवल। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा, द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड इट्स वेलोसिटी। तो हमको मालूम है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, एमबी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी होता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ ट्रांजेक्शन टी, टी को हम, टी मतलब हम जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई बाय द प्राइस लेवल करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, सप्लाई ऑफ, यहाँ पे डिमांड फॉर द मनी मिलता है। हाँ जी, इज इक्वल टू, जब क्या होता है, जो दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट सिचुएशन दे रहे हैं, इन एनी पीरियड व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन इज मेड इक्वल टू द पीटी एंड द वैल्यू ऑफ मनी फ्लो इन इक्वल एमवी प्लस एमवीवी डैश इज इक्वल टू पीटी, वेलोसिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज। अब इसमें क्या बोला है, द टी इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम सिंस द since the full employment prevail, the volume of transaction T in the fixed run is fixed in the short run। मतलब क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला कि जो T है ना, वो भी हमारा क्या है, T is a function of national income। ये जो T होगा वो it is a function of national income। अरे M डैश V डैश, ये T, और ये हो गया प्राइस लेवल। ये क्या बोल रहा है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, और जिसके कारण टी क्या होता है, टी हमारा ट्रांजेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो इसको अब इसने क्या किया, टी के पॉइंट से समझाया। टी के पॉइंट से क्या समझाता है, टी यहाँ पे रखा, पी यहाँ पे रखा। ये जो टी है, अगर मेरा क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ट्रांजेक्शन भी क्या होंगे, ट्रांजेक्शन भी इंक्रीज होंगे। और इकोनॉमी में अगर नेशनल इनकम कम होगा, तो हमारा ट्रांजेक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। mv plus m dash v dash is equal to pt when p and v dash is constant and the t is also fixed with the increase in the m, p also increases। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल है। अरे देखो रे देखो, क्या बोला इसने, सुनो, कोई बढ़िया बात नहीं बोली है। इसने बोला है भाई, वेलोसिटी वेलोसिटी फिक्स्ड, फिर यहाँ पे टी जो होते हैं इज ऑल्सो फिक्स, तो ये भी फिक्स। अब क्या होगा, अगर एम में क्या होगा, एम और एम डैश में क्या होगा, चेंज होगा। एम और एम डैश में चेंज होगा, तो किस में चेंज आएगा, प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई में इंक्रीज होगा, तो प्राइस लेवल में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा एम वी, एम डैश वी डैश,
इज इक्वल टू पी इंटू टी, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो क्या हुआ, अगर क्या हुआ कंट्री के अंदर एम और एम डैश क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, तो इनडायरेक्टली किसके इम्पैक्ट पड़ेगी, पी डैश, पी डैश। ओके, यहाँ पे क्या था, ये हमारा पहला अप्रोच था जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया हुआ है क्लासिकल अप्रोच थियरी, और उसको और नाम दिया जाता है क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी, QTM। किसने दिया था, अर्विंग फिशर। इसने इक्वेशन या तो ट्रांजेक्शन अप्रोच बोला था जिसके अंदर एम वी इक्वल टू पी टी, या तो एम वी प्लस एम वी एम डैश वी डैश इज इक्वल टू हमारा टोटल मनी डिमांड सप्लाई। चलो, अब नेक्स्ट अप्रोच आ रहा है। नेक्स्ट अप्रोच क्या बोलता है, नेक्स्ट अप्रोच बोलता है कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच को क्या बोला जाता है, कैम्ब्रिज अप्रोच को और बोला जाता है कैश बैलेंस अप्रोच, या तो नियो क्लासिकल थियरी। क्या बोला जाता है, नियो क्लासिकल अप्रोच या तो कैश बैलेंस अप्रोच। यहाँ पे इसने बोला है कि भाई देखो देखो देखो, हम जो है ना, हम कैश को क्यों रखते हैं, हम कैश को अपने पास ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए रखते हैं, और दूसरा हम कैश को अपने किस लिए रखते हैं, हैजिंग पर्पस के लिए रखते हैं। हैज का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी, मतलब कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी बेसिस पे भी रखते हैं। अरे जीवन में पता नहीं कब क्या कोई संकट आ जाए, तो उस संकट को रोकने के लिए, हम अनसर्टेनिटी को रोकने के लिए क्या करते हैं, अपने पास पैसे की डिमांड करते हैं। ओके, तो इसने क्या किया, ऊपर वाले का जो था QTM का, वहां से ट्रांजेक्शन अप्रोच उठाया, खुद का एक कंसेप्ट और ऐड कर दिया कि प्रिकॉशनरी अप्रोच, और बना दिया नया कंसेप्ट जिसको नाम दे दिया कैम्ब्रिज अप्रोच। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे सिंस द मनी गिवन यूटिलिटी इन इट्स स्टोर वैल्यू ऑफ वेल्थ, सिंस द प्रिकॉशनरी मोटिव वन कैन से दैट मनी इज डिमांडेड फॉर इटसेल्फ। मतलब क्या होता है, वन 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 स्टोर मनी फॉर फ्यूचर अनसर्टिनिटी। मतलब क्या होता है कि एक बंदा क्यों अपने पास मनी को रखता है, वो अनसर्टिनिटी को मीट करने के लिए रखता है। अनसर्टिनिटी कोई आ जाए उसको मीट करने के लिए रखता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा जी, इसका फॉर्मूला होता है एमडी। एमडी का मतलब क्या होता है, एमडी का मतलब होता है मनी डिमांड। क्या होता है, मनी डिमांड मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, ये जो वाई होता है ना, वाई, ये वाई होता है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस। बेटा जी हमने गुड्स और सर्विस कितने प्रोड्यूस किया, मैंने 1000 गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया, मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू क्या है 10। तो ये क्या आएगा, ये आएगा टोटल 10,000 रुपए आएगा, हाँ टोटल 10,000 रुपीज आएगा। ये आ गया हमारा नेशनल इनकम। क्या आ गया, नेशनल इनकम। तो हमने क्या किया, सिंपली वाई मतलब गुड्स प्रोड्यूस, ये मेरा वाई हुआ, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो आया, ये आया मेरा नेशनल इनकम। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका हम ये बोलेंगे भाई हम इसमें से कितना परसेंट होल्ड करते हैं, तो बोले 40%। तो हम अपने कितनी मनी की डिमांड करेंगे, 40,000 की मनी की, 4,000 की मनी की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो बेटा जी यही हो गया एमडी इज इक्वल टू, मतलब मनी डिमांड इज इक्वल टू पीवाई। पीवाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये दोनों का मतलब होता है नेशनल इनकम। ठीक है, आपने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाई बाय प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई करो, और उसका कितना पोर्शन आप होल्ड करना चाहते हो, वो क्या आता है आपका मनी डिमांड आता है। ओके, ये के को क्या बोला जाता है, ये के को बोला जाता है कैम्ब्रिज के। क्या बोला जाता है, कैम्ब्रिज के। ओके, द इक्वेशन अबव एक्सप्लेन दैट द डिमांड फॉर मनी इक्वल्स टू के पोर्शन टू द टोटल मनी डिमांड। मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंड करता है, के मल्टीप्लाई बाय वाई बाय टोटल मनी। ओके जी, ठीक है, ये क्या था, ये था हमारा कैम्ब्रिज का अप्रोच खत्म हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है कैनेशियन थियरी ऑफ डिमांड। क्या आ रहा है, कैनेशियन थियरी ऑफ डिमांड। आई होप ऊपर के दोनों टॉपिक आपको इजी लगे होंगे। अब हम चलते हैं कैनेशियन, और इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो ओके, तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे हम देखने वाले कैनेशियन थियरी ऑफ डिमांड ऑफ मनी। अब बेटा जी कैनेशियन थियरी ऑफ डिमांड ऑफ मनी है ना, इसको और क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी भी बोला जाता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला हुआ कि कैनेशियन थियरी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या देखा, हमने देखा क्लासिकल QTM, जिसमें ट्रांजेक्शन सॉरी, जिसमें ट्रांजेक्शन मोटिव था। फिर हमने देखा कैम्ब्रिज, जिसने कैम्ब्रिज में बोला कि ट्रांजेक्शन मोटिव तो हो गई,
लेकिन साथ में और क्या होगा, हम मनी को हेजिंग पर्पस के लिए भी रखेंगे, मतलब अनसर्टेनिटी को के लिए भी हम अपने पास मनी की डिमांड करते हैं। अब कैनेशियन ने क्या लाया है, कैनेशियन बोलते हैं कि यहाँ पे हम मनी की डिमांड ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए रखते हैं, हेजिंग के लिए भी रखते हैं, और सुनो हम स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी रखते हैं। ओके, इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको बता दूं कि ट्रांजेक्शन मोटिव के अंदर जो हमारा क्यूटीएम था, क्यूटीएम के अंदर हमने देखा था मनी डिमांड MV इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू ट्रांजेक्शन, प्राइस लेवल ट्रांजेक्शन MV, मनी इन सर्कुलेशन V, और दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था, MV प्लस M डैश V डैश इज इक्वल टू प्राइस इनटू T। कैम्ब्रिज वाले ने तो क्या बोल दिया, कैम्ब्रिज वाले ने सिंपल बोल दिया, यहाँ पे कैम्ब्रिज ने क्या बोला था कि भाई हम जो मनी की डिमांड करेंगे, मनी की डिमांड कैसे करते हैं कि आपकी जितनी इनकम है मल्टीप्लाई बाय उसकी प्राइस करो। आप जब ये करोगे, ये वाई का मतलब क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस, क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस, और उसको प्रोड्यूस को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था प्राइस लेवल से, प्राइस से। तो प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, ये आता है हमारी नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं कि भाई इनकम का कितना पोर्शन हम होल्ड करने वाले हैं। ये मैंने आपको फटाफट 1 मिनट के अंदर सिखा दिया जो हमने अब तक पढ़ा था। अब हम आते हैं ये भाई साहब कैनेशियन थियरी। अब ये कैनेशियन थियरी वाले ने पता है क्या किया, यहाँ पे इसने सिंपल सा था, इसने अपना अप्रोच दिया था, इसने अप्रोच दिया, इसने भी अपना कुछ नया ही अप्रोच दिया। मतलब कि ट्रांजेक्शन मोटिव के अंदर इसने बोला कि भाई नो डाउट आप जो बोले कि ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि हम अपने ट्रांजेक्शन पर्पस, डे टू डे पर्पस के लिए क्या करते हैं, हम मनी को होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारा जो पैसा जो हमारे पास मनी जो है, मनी हमारे पास जब इन होता है, जब इन होता है, हम ये हम है, हाँ जी ये हम है, और हमारे जब पास जब पैसा आ रहा है और हमारे पास पैसा आउट हो रहा है, जो मनी इन और मनी आउट होता है उसमें क्या होता है, उसमें टाइम गैप होता है। क्या होता है, इनके बीच में टाइम गैप होता है, और ये टाइम गैप होने से क्या होता है कि हमको कुछ ना कुछ पैसा अपने पास क्या करके रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, और यही स्टोर को बोला जाता है डिमांड फॉर मनी। इसलिए तो हम क्या करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं, डिमांड फॉर मनी। ठीक है बच्चा लोग को, अब यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, हम ये स्टोर कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या कर सके, ट्रांजेक्शन कर सके, क्या कर सके, ट्रांजेक्शन कर सके, और यही ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है भाई, सिंपल मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इसने किसको कंसिडर नहीं किया, इंटरेस्ट को। उसने बोला है इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करना। अरे यार मेरे पास पैसे अगर मैं पूरे अगर कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा नहीं, और बचेगा नहीं तो मैं ट्रांजेक्शन कैसे करूंगा, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इसने भाई साहब इंटरेस्ट की थियरी को इग्नोर कर दिया। इसने अपना ट्रांजेक्शन मनी का क्या फॉर्मूला लिखा है, LR। अब ये LR क्या होता है, ये आप ज्यादा डीप में मत जाओ, क्योंकि ऐसे ही उसने बना दिया होगी, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम LR से चालू होता होगा। तो यहाँ पे LR का मतलब क्या होता है, LR का मतलब होता है डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी क्या होता है, तो भाई वही घुमा के फॉर्मूला लिखा हुआ है। वाई का मतलब होता है टोटल इनकम, और टोटल इनकम का कितना पोर्शन आप क्या करना चाहते हो, डिमांड करना चाहते हो। तो सर ये थियरी तो ऊपर में भी थी, कितना पोर्शन हम अपना रखना चाहते हैं डिमांड के लिए, तो कितना पोर्शन रखना चाहते हो आउट ऑफ योर इनकम। तो सर ये वाली थियरी तो ऊपर भी थी, वो हमने पढ़ा तो था, MD इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या कहता था, PY, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया था, K से। तो इन शॉर्ट ये PY तो क्या हुआ, ये PY हो गया। तो यही तो लिखना चाहता है, हाँ बेटा यही लिखना चाहता है। लेकिन ये भाई साहब ने अपना कुछ नया थोड़ा सा क्या लिया है, अलग एक थियरी लिया है, मतलब छोटा सा क्या किया, इसने चेंजेस कराया। इसने बोला कि भाई देखो तुमने ऊपर बताया था, लेकिन मैं तो क्या करूंगा, यहाँ पे सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल डिमांड को पहले मैं निकालूंगा। यहाँ पे मैं देखूंगा क्या कि इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, मतलब यहाँ पे पर्सन ए है, उसकी इनकम कितनी है, भाई तेरी इनकम कितनी है 200, तो कितना रखना चाहता है 0.8, तो तू कितनी मनी डिमांड करेगा 100। अच्छा भाई बी बता, तेरी इनकम कितनी है 500, तो कितनी डिमांड करता है 0.6, तो तेरा कितना मनी डिमांडेड है 300। तो इस तरह से क्या गया, ए से पूछा, बी से पूछा, सी से पूछा, डी से पूछा, ये सभी का क्या आ गया, मनी डिमांड, जिसको क्या बोलते हैं हम, LR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LR बोलते हैं। अब इसी का क्या कर दो, इसी का कर दो सम, इसका क्या कर दो सम। तो जब आप इसका सम कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका
मनी डिमांड। तो ये मनी डिमांड को इकोनॉमी एज अ होल में इस तरह से इंडिविजुअल से पूछ के फिर उसका क्या करना चाहता है, सम टोटल करना चाहता है। तो उसी को बोला जाता है कि कैन इज कंसिडर एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी ट्रांजेक्शन पर्पस एज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड देयरफॉर एग्रीगेट ट्रांजेक्शन ऑफ डिमांड एंड मनी इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे भाई साहब ने किसको लिया हुआ है, एग्रीगेट ट्रांजेक्शन को लिया हुआ है, इज अ फंक्शन ऑफ मनी। तो यहाँ पे ऑफकोर्स वाली बात है, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो ऑफकोर्स एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ये कैसे करेगा, इंडिविजुअल का क्या डिमांड फॉर मनी कैलकुलेट करेगा और उसका सम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है बेटा, प्रिकॉशनरी का मतलब ये है, इसके अंदर क्या होता है, प्रिकॉशन मतलब हम प्रिकॉशनरी बेसिस पे कितना मनी रखना चाहते हैं, मतलब कि हम ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पे क्या होता है, हम कंटिजेंसी, आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या होगा हमको नहीं मालूम, हमको कोई एक्सीडेंट हो जाए, बच्चों की फीस आ जाए या कुछ भी घर के अंदर कोई सामान टूट जाए तो उसके अंदर, जैसे मैंने नया मोबाइल लिया और रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था और अचानक से क्या हो गई, अचानक से बारिश चालू हुई और मैं गाड़ी पे फास्ट गाड़ी ड्राइव करते गया और वो क्या हुआ, मोबाइल मेरा बीच रास्ते में गिर गया। और उसके बाद मेरे को घर पे आने के बाद मालूम पड़ा कि अब मोबाइल ही नहीं है। फिर मैंने कॉल किया, मालूम पड़ा किसी ने वो गिरा हुआ मोबाइल लेके चला गया और उसको बेच दिया। मतलब क्या हो गया, अब मेरे को नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। ये क्या हुआ, क्या मैंने प्रिडिक्ट किया था, नहीं, ये अचानक से हो गया। यही तो होता है कंटिजेंसी, यही तो, इसलिए तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार की प्रिकॉशनरी बेसिस के लिए, इस प्रकार की घटनाओं के लिए, अनसर्टेनिटीज के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ में मनी की डिमांड करते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये जो होता है ना, कितना हम डिमांड करेंगे, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है कि पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, आशावादी। आशावादी मतलब क्या होता है कि भाई इतना भी कुछ मेरा खर्चा नहीं होने वाला, तो वो क्या करेगा, वो हर एक चीज के अंदर पॉजिटिव सोचता है। और जो पेसिमिस्टिक होगा ना, अरे ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर रास्ते में जा रहा था और किसी ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो क्या होगा, मेरे को पैसे कहाँ से लेके आऊंगा। मतलब पेसिमिस्टिक वाला क्या करेगा, पैसे को ज्यादा होल्ड करके रखेगा, और ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा, उसको पैसे को ही विल वो कम होल्ड करके चलेगा। ठीक है, उसको वो कम होल्ड करेगा, ये बहुत ज्यादा होल्ड करेगा। तो ये तो पर्सन टू पर्सन के नीचे के ऊपर हो गया। ये तो क्या हो गया, ये तो बिहेवियर पैटर्न हो गया है, और बिहेवियर पैटर्न हो गया है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए इसने बोला कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी प्रकार का यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखो, द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड अंडर द प्रिकॉशनरी मोटिव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इनकम, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज ऑप्टिमिस्टिक और या तो पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो ये सब बिहेवियल पैटर्न होता है, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को भी कंसिडर नहीं किया। ठीक है, ओके, देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट को कंसिडर नहीं किया और कोई फॉर्मूला भी नहीं है प्रिकॉशनरी का। अब नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव डिमांड। सो स्पेकुलेटिव क्या होता है, देखो बेटा वापस बता दूं, हम कैनेशियन पढ़ रहे हैं, कैनेशियन के अंदर हमने ट्रांजेक्शन मोटिव पढ़ लिया। ट्रांजेक्शन मोटिव के अंदर हमने क्या पढ़ा, एल आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा y इंटू के, ये हमने, और ये क्या है, डिमांड मनी, ये हमारे इनकम और उसका कितना परसेंट होल्ड करते हैं। यहाँ पे प्रिकॉशनरी में कोई भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब ये बेटा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ही थियरी बच्चों को बहुत तंग करती है। चलो, स्पेकुलेटिव होता क्या है, स्पेकुलेटिव के अंदर बेटा स्पेकुलेशन होता है कि जब हम कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो उसमें क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं और उससे अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। उसी को बोला जाता है स्पेकुलेटिव मोटिव। क्या लिख होता है स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब क्या, कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख के उसमें पैसा लगाओ और रिटर्न कमाओ, उसी को बोला जाता है स्पेकुलेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेन रोल प्ले करता है। अब तक की थियरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन कैनेशियन ने बोला कि देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो, अब ये आगे थियरी है, मैं इस थियरी को, बहुत ज्यादा थियरी है, इसको एक समराइज वे में यहाँ पे बताता हूँ। सुनो, अब होता क्या है, अब है ना, यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे कि सपोज हमारा बॉन्ड है, हमारे पास बॉन्ड है 1000 रुपए का, उसके ऊपर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, तो वो कितना हो गया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 60। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या है, ये प्रेजेंट बॉन्ड है, क्या है, प्रेजेंट बॉन्ड है,
जिसका बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ 6% है। जबकि मार्केट के अंदर बेटा, मार्केट के अंदर जो, एक मिनट, मार्केट के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है ना, मार्केट के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बताते हैं, जिसको बोला जाता है आरसी, और प्रेजेंट बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं आरएन। बेटा ये आरएन आपका 60 रुपीज, मतलब ये जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 60 रुपीज आया। लेकिन मार्केट में तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है 10%। तो 10% चलता है, तो सेम अमाउंट पे कोई अगर सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तो उसको तो इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। तो क्या वो आपके बॉन्ड में पैसा लगाएगा क्या? अरे क्यों लगाऊं मैं, जब मेरे को तू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, मार्केट में मेरे को 10% पे मिल रहा है, तो मैं तेरे बॉन्ड में क्यों लगाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको अपने, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसका मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग होगा तो अब ये मार्केट के अंदर इसका प्राइस, किस प्राइस पे ये सेल आउट होगा। तो बेटा जी, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लो है, कम है, तो आपकी प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट वाला ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। इसका मतलब आपका प्राइस कितने तक घटेगा, अरे वो उतने तक घटेगा कि भाई ये जैसे है 600 रुपए है, हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि ये जो इंटरेस्ट है मेरे को 60 रुपए मिल रहा है, और ये 60 रुपए, अब भी 60 रुपए अगर मेरे को 10% से कमाने हो ना, 10% से, तो कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 10% करूँ, तो मैं 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा। देखो क्या करूंगा, 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब अगर मैं मार्केट में 600 लगाता हूँ और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरे को कितना मिलेगा, 60 रुपीज मिलेगा। कितना मिलेगा, 60 रुपीज मिलेगा। मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 600 रुपीज। क्लियर है क्या? जब मार्केट के अंदर आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो एज कंपेयर टू द मार्केट, ठीक है, एज कंपेयर टू द मार्केट, जिसको हम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। अगर आपका बॉन्ड ऑफ इंटरेस्ट रेट कम है तो आपका इंटरेस्ट कम आएगा, तो लोग क्या करेंगे, आपके शेयर्स या तो बॉन्ड्स को परचेस नहीं करेंगे, और जिसके कारण आपके बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो कितने तक कम होगी कि भाई देख, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, तू कितना दे रहा है, 60 रुपए। तो 60 रुपए कमाने के लिए अगर मार्केट में 10% का रेट ऑफ चल रहा है, तो उसके लिए मार्केट में 600 रुपए लगाने पड़ेंगे। मतलब तुम्हारे बॉन्ड के लिए हम कितना देंगे, 1000 नहीं देंगे, 600 रुपए देंगे। ओ हो, ऐसा क्या? हाँ जी सर, उल्टा तो नहीं हो सकता क्या? हाँ जी, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा बता देता हूँ। अगर सपोज, अगर आपके पास बॉन्ड है, आपने बॉन्ड दिए, और आपका बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10% के हिसाब से आप कितना दे रहे हो, 100 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो। लेकिन मार्केट के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मार्केट के अंदर सिर्फ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। आप क्या दे रहे हो, डायरेक्ट डबल। ओहो, तो यहाँ पे तो ये तो अच्छी बात है सर, हम अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ जी ये अच्छी बात है। अगर आप मार्केट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो, तो लोग क्या करेंगे, आपके शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, और आपके शेयर्स, आपके बॉन्ड ज्यादा खरीदेंगे, और उसके कारण क्या होगा, आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सब बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे ये आपने जो 100 रुपए कमाए हैं, ये 100 रुपए कमाने के लिए मार्केट में लोग 5% डालते हैं, तो उनको कितना देना पड़ता है, 2000 रुपए पे करने पड़ते हैं। जब वो 2000 रुपए पे करते हैं, तब जाके वो 100 रुपए कमाते हैं। और आपका तो क्या है, 1000 में ही हो रहा है। मतलब आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो कंपेयर टू द मार्केट, कंपेयर टू द मार्केट रेट भी बोल सकते हैं, या तो उसको क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। क्या, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। जब आपका क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। अरे सिंपल है बेटा, एक यहाँ से देख, अगर आपका इंटरेस्ट का बॉन्ड, अगर आप दे रहे हो खुद कितना,
15%, और मार्केट में सिर्फ 5% चल रहा है, तो लोग को आपके पास बोलेंगे कि हाँ मेरे को बॉन्ड दो, मेरे को बॉन्ड दो, तो आपके बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और लोग ये बोलेंगे यार देखो नॉर्मली अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करो ना तो वहाँ पे 5% मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो 15% मिल रहा है। एक काम करो, अपनी पूरी सेविंग यहाँ पे लगा दो, क्या करो, पूरी सेविंग यहाँ पे लगा दो। तो इससे डिमांड फॉर मनी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। सब के सब लोग क्या करेंगे, 15% वाले बॉन्ड में पैसा लगा देंगे। क्लियर है ना? ओके। उसका उल्टा, अगर आप दे रहे हो सिर्फ 5%, जबकि मार्केट में तो कितना लगता है, 15%, तो क्या होगा, तो लोग बोलेंगे कि आप कोई पागल हो, पागल कुत्ते ने काटा है जो मेरी अमाउंट आपको दो, आप तो सिर्फ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो, मार्केट के अंदर तो इतने 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, तो आपको क्यों दूं, जाओ आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। अब लोग आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या होगा, लोग आपके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों के पास डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा कि नहीं नहीं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, बढ़ेगा ना, तब इन्वेस्ट करूंगा। मतलब यहाँ पे डिमांड फॉर मनी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये मालूम पड़ गया, जब आपका आर एन का मतलब कि आपका बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रिटिकल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, क्रिटिकल मतलब जो मार्केट में चल रहा है उससे कम है, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आप इतना कम इंटरेस्ट दोगे तो कोई क्यों खरीदेगा। तो मार्केट में क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू गिर जाता है, प्राइस का, बॉन्ड का प्राइस का गिर जाएगा, और लोग आपके अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे अच्छा वो अपने पास रखेंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो मनी की डिमांड है, स्पेकुलेटिव डिमांड, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति है मिस्टर चंदूलाल, अब चंदूलाल बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर भले मार्केट में 5% रेट ऑफ मिल रहा है, लोग 15% देते हैं होंगे, लेकिन 5% दे रहा है तो भी मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर वो क्या करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बोले मेरे को इंटरेस्ट का लॉस नहीं मांगता है, मेरे को तो पैसा कमाना है, बोले कर, तू इन्वेस्टमेंट कर और मैं तेरे को बताता हूँ क्या होगा। तू अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो देखो क्या मिलेगा, 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। वो बोले हाँ इसलिए तो इन्वेस्टमेंट किया। अरे रुक जा, तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करेगा ना तो देखो गेन तो होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बेटा 15% तक का रेट मिल सकता था, जबकि तू 5% का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो तेरे बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। मे बी तूने कितने का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तूने 2000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन तेरा इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि तेरा बॉन्ड की वैल्यू 500 ही वैल्यू रह जाएगी, और 500 की वैल्यू हो जाएगी तो लॉस कितने का होगा, 1500 का लॉस होगा। और ये नालायक, तू लॉस कमाएगा 1500 का, इंटरेस्ट कमाएगा 100 रुपए का, नेट तेरा क्या होगा, 1400 का लॉस होगा। जाके डूब मर, ऐसा करेगा तो, ऐसे करेगा तो पैसे तो खो ही देगा। इसलिए तो लोग देखो चंदू लाल बोलते हैं कि मतलब क्या, मतलब ये कि जब क्या होता है कि आरएन अगर आपका कम है, मतलब बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और आरसी क्या है, ज्यादा है, तो कभी भी उस बॉन्ड में पैसे मत लगाओ। आप गेन तो करोगे लेकिन कम, और लॉस करोगे, कैपिटल लॉस आपका बहुत ज्यादा होगा, और नेट इम्पैक्ट क्या होगी, नेट इम्पैक्ट आपकी बहुत ज्यादा लॉस करोगे। इससे अच्छा तो क्या करो, आप उस पैसे को कहीं भी होल्ड मत करो, उस पैसे को कहीं भी होल्ड मत करो। ओके। तो बेटा जी इसमें आइडल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, मतलब चंदूलाल को क्या करना चाहिए, तो चंदूलाल को वो पैसा कहीं भी होल्ड करके रखना चाहिए, कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसको क्या होगा, उसको तो लॉस होगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अरे मेरे बेटा, उसको जो लॉस होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा, नो डाउट, लेकिन जो कैपिटल लॉस होगा ना, वो 1500 रुपए वाला, वो तो एटलीस्ट बच जाएगा। कमाएगा 100 रुपए, लेकिन लॉस कितना करेगा, 1500, तो नेट लॉस कितना होगा, 1400। तो यहाँ पे लॉस से अच्छा तो क्या है, मनी को आप होल्ड करके रखो। होल्डिंग ऑफ मनी इज बेटर गेन, मतलब कि पैसा लॉस मत करो, कमाओ मत, लेकिन एटलीस्ट लॉस तो मत करो। ठीक है, तो यही क्या बोलता है, यही बोलता है हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बस ये समरी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। एक सिंपल सा है, अगर बॉन्ड का रेट मतलब आरएन अगर ग्रेटर होता है आरसी से,
मतलब मार्केट से, तो ऑफकोर्स वाली बात है आपके बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी और जिससे क्या होगा, लोग आपके बॉन्ड्स में ज्यादा पैसा लगाएंगे। लेकिन अगर आपका बॉन्ड मार्केट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है तो लोग बोलेंगे हट हट, इसमें तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मतलब आपकी बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी और गिरेगी तो लोग आपके अंदर पैसा भी नहीं लगाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे कि अभी हमको पैसा नहीं लगाना, जब मार्केट रेट, जब बॉन्ड का रेट बढ़ेंगे तब पैसा लगाएंगे। बस सिंपल था। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एट इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब ये क्या होता है बेटा, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, क्या कंसेप्ट बताया मैंने आपको, देखो यहाँ पे ये आरएन है, क्या है, ये आरएन है। आरएन कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 20%, जबकि आरसी कितना है, 9%। मतलब क्या है, क्रिटिकली मार्केट में जनरली 9% का रेट चलता है और आपने जो बॉन्ड लेके आए हो वो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कितना है, 20%। अब क्या होगा, अब होगा कि यार 20% का रेट है, जिसमें पैसा लगा दो, आंख बंद करके लगा दो। तो यहाँ पे जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबका सब पैसा कहाँ लग गया, इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स हो गया। कहां पे इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड। लेकिन बेटा अगर ना करे नारायण, ये 20% का रेट कम होके कितना परसेंट हो जाता है, 5%। अब हम बोलेंगे यार ये तो गलत बात है, नॉर्मली 9%, ऐसे इन्वेस्टमेंट पे तो 9% इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए था, ये तो सिर्फ 5% ही इंटरेस्ट रहा है, इसमें तो इन्वेस्ट नहीं करना। नहीं करना तो क्या करेंगे, हम मनी को होल्ड करके रखेंगे। क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे ही आरएन मेरा आरसी से कम होगा, मेरा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आरएन ये है, मेरा आरसी है, आरएन एंड आरएन, अगर बेटा जी आरएन कहां पे है, यहां पे है, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ये जीरो होता है। और अगर आरएन यहां पे आ जाता है, मतलब आरसी से कम आ जाता है, तो मेरी डिमांड फॉर मनी क्या आ जाएगा, इस सिचुएशन पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे जब मेरा इस सिचुएशन में आएगा तो यहाँ पे मेरा स्पेकुलेटिव डिमांड मनी जीरो हो जाता है। बट ये तो क्या हुआ बेटा, ये हुआ इंडिविजुअल लेवल पे। किससे हुआ, इंडिविजुअल लेवल पे हुआ। किधर हुआ, इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन एग्रीगेट लेवल पे क्या होता है बेटा, एग्रीगेट लेवल के ऊपर ये ऐसे धम करके नहीं गिरता, इसमें क्या होता है, स्लोली स्लोली धीमे धीमे गिरता है। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर, मतलब ये होता है बेटा कि जब यहाँ पे आरएन हमारा, ये आरसी है, ये आरएन है, जैसे जैसे आरएन क्या होता है, टुबुक 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 गिरता है, वैसे वैसे क्या होता है, स्पेकुलेटिव और डिमांड फॉर मनी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब वो आरसी के बराबर या उससे कम आ जाता है तब क्या हो जाता है, ये मेरा स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी यहाँ पे रुक जाता है। तो ये क्या हुआ, इसका जो ग्राफ है वो जूम, ये क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है। क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है जी, स्लोप डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट हो जाता है। क्लियर है, ओके। अब देखो एक और नया कंसेप्ट है इसी के अंदर, लिक्विडिटी ट्रैप। अब सर ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा ही लो हो गए। वो इतने लो हो गए कि उसका इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या आ जाता है, जीरो पे आ जाता है। अब बेटा जी और रिटर्न तो कुछ मिलना नहीं है क्योंकि जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। अरे जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा क्या, अरे नहीं भाई, जब जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, मैं पैसे को क्या करके रखूंगा, होल्ड करके रखूंगा। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जब मेरा क्या होता है, बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लो, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आता है, तो इन्वेस्टमेंट कम होता है और होल्ड बढ़ जाता है, जिससे एचटीएम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब पिक्चर में आते हैं हमारे आरबीआई। आरबीआई बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, मार्केट की सिचुएशन को क्या करूंगा, सुधारूंगा। क्या करूंगा, मार्केट की सिचुएशन को सुधारूंगा।
बेटा ये सुधारने के लिए आप क्या करोगे? मैं मार्केट के अंदर कैसा पॉलिसी लाऊंगा? मॉनेटरी, मॉनेटरी। उसके अंदर भी क्या होता है? एक्सपांशनरी, एक्सपांशनरी। एक्सपांशन मतलब क्या होता है? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाऊंगा। सही है। और एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है बेटा जी? एक्सपांशन, ये मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखा था ना 12th के अंदर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमने देखा था। एक होता है क्वालिटेटिव जिसका जो एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक एरिया पे लगता है, क्वांटिटेटिव दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम कौन सी पॉलिसी लाते हैं? एक्सपांशनरी पॉलिसी। ये एक्सपांशनरी पॉलिसी लाने से क्या होता है? मनी का जो सप्लाई है, मनी का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। और मनी का सप्लाई इंक्रीज होने से आरबीआई क्या सोचता है कि देखो देखो, मैंने क्या कर दिया? मनी का सप्लाई इंक्रीज कर दिया। अब लोग क्या करेंगे? अब दे इन्वेस्ट। इन्वेस्ट किसके अंदर करेंगे? बॉन्ड्स के अंदर करेंगे। और जिससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होगा तो क्या होगा? कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट हमारा क्या करेगा? कैपिटल मार्केट बूम करेगा। और कैपिटल मार्केट बूम करेगा तो इकोनॉमी क्या होगी? इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी, क्योंकि कैपिटल मार्केट में पैसा ही नहीं है। तो हमने कैपिटल, इकोनॉमी ग्रो करेगी, और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा, और फिर लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे। नई नई चीजें मार्केट में आएगी और उसको कंज्यूम करेंगे। ये सोच के आरबीआई क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करता है। तो देखो, ये जो आरबीआई है, ये आरबीआई क्या बोलता है? यार इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग, क्या करूं? एक्सपांशनरी पॉलिसी लाता हूं। चलो, ये एक्सपांशनरी पॉलिसी लाके क्या करता है? ये पैसा देता है लोगों को कि ले भाई ले, लेकिन इस पैसे को क्या कर? तो इन्वेस्ट कर। लेकिन लोग बोलते हैं कि यार जब इंटरेस्ट रेट तो कितना कम है, इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम है, इससे अच्छा तो ये पैसे को क्या करने का? कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, और उसको मैं कहीं पे भी कंजम्पशन नहीं करूंगा, और उसको अपने पास रख लूंगा। क्या करता है? ये अपने पास करता है, ये कहीं पे भी इन्वेस्ट इन्वेस्ट नहीं करता है, और उसको अपने पास रख लेता है। उससे क्या होता है? उससे बेटा ये जो मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी थी ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है? उसके कारण ये मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है, ये इन इफेक्टिव हो जाती है। क्या होती है? इन इफेक्टिव हो जाती है। समझे क्या? अब इसको अगर सिंपल में बताऊं तो ये हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। इसके अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो होता है। हाँ जी, ऑलमोस्ट जीरो होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी क्या होता है? जीरो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जीरो है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कुछ लगनी नहीं है। पीपल वुड होल्ड मनी रेदर देन इन्वेस्ट इन द मार्केट। वो बोले मार्केट में रखते नहीं है मेरे को पैसे, मैं इसको क्या करूंगा? अपने पास होल्ड करके रखूंगा। टू करेक्ट द मार्केट सिचुएशन, आरबीआई क्या बोलता है कि मैं क्या लेके आऊंगा? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आऊंगा। लेकिन और उस सिचुएशन में क्या होता है? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब मनी का सप्लाई इंक्रीज होगा। मनी का सप्लाई इंक्रीज होता है, लोगों के पास पैसे आते हैं। लेकिन लोग भी बहुत चालाक होते हैं, बोलते हैं भाई सुन, पैसे यहाँ पे मनी का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज का है? इंटरेस्ट लो रेट है, और इंटरेस्ट लो रेट है इसलिए हम कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। समझे क्या? और इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी आपका इंक्रीज होते जाता है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैसे को अपने पास इकट्ठा करते जाते हैं। एसडीएम क्या होता है? बिकम अ परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ परफेक्टली इलास्टिक? तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारा ये जो है, ये हमारा कर्व है। इसके अंदर जब यहाँ से आरएनसी यहाँ से करता है करता है करता है करता है करता करता है, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया, इस चीज को क्या बोलते हैं? यहाँ पे एसडीएम जो होता है, एसडीएम स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी क्या होता है? बढ़ता जाता है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आरसी से भी कम चला गया है, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि मनी का सप्लाई, इस एरिया के अंदर मनी का सप्लाई इंक्रीज होता है, और जिसके कारण क्या होता है? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज होती है। लेकिन बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है परफेक्टली इलास्टिक। क्या बन जाता है? परफेक्टली इलास्टिक। ये कैसा शेप आता है? परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक शेप आ जाता है।
और इसी को बोलते हैं, यहाँ पे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई, और मॉनेटरी पॉलिसी फेल होने के कारण मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हो जाती है, इनइफेक्टिव, और यही सिचुएशन को बोला जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप। तो बेटा मैंने आपको बताया, क्या बताया, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है, उस सिचुएशन को क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे आप लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलोगे, लिक्विडिटी ट्रैप। आप चाहो तो इसको फटाफट फटाफट एक बार नोट डाउन करके रख सकते हो। स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी, इंटरेस्ट रेट क्या है, जीरो, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो, पीपल क्या करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो और इसलिए आरबीआई क्या करता है, मनी का सप्लाई करता है। मनी का सप्लाई करने से क्या होता है, मनी का सप्लाई करने से मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ता है, लेकिन लोग इन्वेस्ट तो नहीं करें, जिसके कारण क्या होगा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा, और यहाँ पे इसका कर्व कैसा हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। पीपल यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिसके कारण मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई, क्योंकि आरबीआई ने वो सोच के इन्वेस्ट पैसे लगाए थे मार्केट के अंदर कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी फेल, मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव, और इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, बस। तो ये बच्चों को काफी काफी डिफिकल्ट लगता है, जो मैंने आपको बता दिया लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसके अंदर कुछ है नहीं ज्यादा, बस 5-7 मिनट के अंदर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजेक्शन बैलेंस। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजेक्शन बैलेंस के अंदर क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे बोलना चाहता है कि भाई हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, हमारा मनी का डिमांड, मनी का डिमांड कैसे होगा, अरे मनी का डिमांड हमारा डिपेंड करेगा, जैसे हम इन्वेंट्री का अप्रोच लगाते हैं ना, वैसे ही हम मनी के डिमांड का भी सेम अप्रोच लगाएंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो बेटा, इन्वेंट्री ज्यादा अच्छी रखनी भी खराब है और कम रखनी भी खराब है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन के अंदर हम मनी को उतना बैलेंस रखेंगे, ना तो बहुत ज्यादा हो तो हमारा इंटरेस्ट लॉस हो, ना ही एकदम कम हो जिससे हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाए। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये कंसेप्ट दिया था हमारे बाउमोल एंड टॉबिन ने, बाउमोल एंड टॉबिन ने दिया था हमारा ये कंसेप्ट, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये दिया था कंसेप्ट इन्वेंट्री थ्योरेटिकल अप्रोच। इसको आपको याद रखना है, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, बाउमोल एंड टॉबिन, जिन्होंने फोकस किया था इन्वेंट्री थ्योरेटिकल अप्रोच के ऊपर। यहाँ पे क्या बोला है कि द रियल कैश बैलेंस वाज एसेंशियली व्यूड एज इन्वेंट्री, मतलब कैश बैलेंस को आप किस तरह से व्यू करते हो, एज अ इन्वेंट्री देखते हो, हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। ओके, तो यहाँ पे बेटा जी इन्वेंट्री मॉडल एज्यूम देयर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू, पहला है मनी और दूसरा है इंटरेस्ट। बेटा एक सिंपल है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि देखो मान लीजिए कि एक रवि भाई साहब है, रवि के पास कितने रुपए, 1 लाख है। अगर ये रवि क्या करता है, 1 लाख रुपए को अपने पास रखता है, तो क्या खोएगा, ये खोएगा, ये खोएगा 1 लाख, ये क्या खोएगा, इंटरेस्ट इनकम खो जाएगा, इसका अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा इनकम का। हाँ जी, तो क्या इसको 1 लाख रुपए रखने से अपने पास क्या होगा, इसका इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। और वहीं पे अगर ये सारे के सारे पैसे क्या करेगा, अगर वहां पे खर्च कर देगा, मतलब अपने हाथ में रखेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर सारे के सारे पैसे बॉन्ड में लगा देगा, तो जब उसके पास खर्चा करने के लिए होगा, तब उसके पास फाइनेंशियल एसेट उसको सोल्ड करनी पड़ेगी और उसको ब्रोकरेज देनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ब्रोकरेज की बात हो रही है। ब्रोकरेज की बात मतलब क्या हो रहा है कि बेटा जी अगर पैसा अपने पास रखूंगा तो मेरे को क्या होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर पैसे कहाँ लगा दिए, बॉन्ड में लगा दिए, कहाँ लगा दिए, बॉन्ड के अंदर लगा दिए, तो बॉन्ड में मेरे को जब सेल करूंगा तो सेल पे क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और वो ब्रोकरेज क्या होगा, वो उसका कॉस्ट होगा। और ये कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इतना नहीं बढ़ जाए कि मेरे को क्या हो, नुकसान हो। मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्री के अंदर ये भाई साहब नया कंसेप्ट लेके आए, ब्रोकरेज के अंदर इन्होंने बोल दिया कि भाई देखो अगर कम रखोगे, पैसा कम रखा तो सबका सब बॉन्ड में जाएगा, और बॉन्ड में जाएगा तो सेल करते समय ब्रोकरेज आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और अगर आपने पैसे को अपने पास रखे कि भाई ब्रोकरेज नहीं पड़ता मेरे को, और अपने पास रखा, तो इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको
ऑप्टिमम इन्वेंट्री ऑफ मनी का अप्रोच लगाना पड़ेगा, मतलब उतनी इन्वेंट्री आप अपने पास होल्ड करो कि जितनी आपको जरूरत है, ठीक है, इतनी ही इन्वेंट्री आप अपने पास रखो कि जितनी आपको जरूरत है। तो यहाँ पे कहेंगे देयर इज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड अल्टरनेटिव एसेट, जैसे मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफर जब हम इसको सोल्ड आउट करते हैं तो वहां पे आपको क्या देनी पड़ती है, ब्रोकरेज कॉस्ट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम बेटा जी क्या करेंगे, बहुमूल्य पुट फॉरवर्ड अ न्यू अप्रोच, जिसके अंदर उसने क्या एक्सप्लेन किया, द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री, ये तो हमने देख लिया। इंडिविजुअल हैव टू कम गया, ओके जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो बेसिकली क्या बोल रहा है बॉम्बल ने, किसके ऊपर फोकस किया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में वो कौन सा कंसेप्ट लेके आया, वो कंसेप्ट लेके आया किसका, वो कंसेप्ट लेके आए हैं हमारे इसके थियरी इन्वेंट्री अप्रोच का, ओके। अरे ओके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमको बोला है कि बोमल एंड टोबिन प्रोक्लेम द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बेटा जी क्या होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बोलोगे अरे यार रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में 15% पर चल रहा है और मैं अपने पिगी बैंक के अंदर लाख रुपए लेके बैठा हुआ हूँ, कितने लाख रुपए लेके बैठा हूँ, मतलब मैं क्या लॉस कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का लॉस कर रहा हूँ, क्या मेरे को अपना लॉस करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। तो जैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हम सारे पैसे कहाँ लगा देते हैं, बॉन्ड्स में। और वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट सिर्फ 2% है, अरे यार 2% इंटरेस्ट रेट से तो मेरे घर में पैसे पड़े वो ज्यादा अच्छे हैं, मतलब जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग डिमांड फॉर मनी को इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे भाई साहब ने और दूसरा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 2BR, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है सी इजकल टू, सी मतलब क्या होता है, मनी डिमांड। मनी डिमांड, अब ये इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता नहीं है, खाली मैं आपको इसको बता दूं कि है क्या, रूट के अंदर 2BY डिवाइड में आर। अब ये क्या होता है, 2BR होता क्या है, अरे सिस्टम हैंग क्यों कर गया, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, बी का मतलब क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, ये क्या हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या था, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था, ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर दिस मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ कैश विड्रॉल which minimize the cost of the square root of the two times of the brokerage fees, मतलब ये जो हमारा ब्रोकरेज है इसका 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि इंडिविजुअल की इनकम से, इंडिविजुअल की इनकम मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज फीस मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स और उसको डिवाइड करने का इंटरेस्ट रेट से, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट रूल, स्क्वायर रूट रूल। अब अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ ना, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान, कौन कौन सी चीजें एमसीक्यू के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, पहला ये इन्वेंट्री अप्रोच किसने दिया था, बॉमल एंड टॉपी ने दिया था, जिसके अंदर फोकस किसके ऊपर क्या था, इन्वेंट्री के ऊपर क्या था। यहाँ पे ये कंसेप्ट किसका लेके आए थे, ब्रोकरेज फीस का लेके आए थे। ब्रोकरेज के अंदर पहला तो इन्होंने बोला रेट हो गई, इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, लेकिन वहां पे आपको ब्रोकरेज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ब्रोकरेज को ध्यान में रखना पड़ेगा मतलब अगर ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लग रहा है, अरे सेल करो तो उसमें ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है तो फिर हमको हमको इन्वेस्ट क्यों करें, मतलब क्या करेंगे, हम अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ब्रोकरेज एकदम नॉमिनल लगता है 5 पैसा, 7 पैसा, 10 पैसा, तो या तो बहुत ही कम लग रहा है, 0 पैसा, नो ब्रोकरेज, उस सिचुएशन में हम अपना पैसा उठा उठा के बॉन्ड में लगाएंगे, तो ब्रोकरेज ज्यादा तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ब्रोकरेज अगर एकदम कम है तो फिर हम क्या करेंगे, पैसा को उठा के इन्वेस्ट करेंगे, मतलब डिमांड फॉर मनी कम करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव थियरी। अब ये जो फ्रीडमैन था ना, अब ये जो भाई साहब थे बॉमल, उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, उन्होंने इन्वेंट्री के ऊपर फोकस किया, तो ये भाई साहब ने किसके ऊपर फोकस किया, ये भाई साहब ने फोकस किया एसेट के ऊपर, किसके ऊपर, एसेट प्राइस मॉडल के ऊपर। और ये फ्रीडमैन जो थियरी है, फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियरी कौन लेके आए थे, मिल्टन भाई साहब लेके आए थे, कौन, मिल्टन। तो मिल्टन फ्रीडमैन,
ओके, उनके नाम से ही, उनके मिल्टन फ्रीडने के नाम से ये थियरी रखी थी, फ्रेडमेंट, रीस्टेटमेंट और क्वांटिटी थियरी, जिसके ऊपर उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, एसेट प्राइस के ऊपर किया। अब ये बोलते हैं परमानेंट इनकम एंड रिलेटिव इनकम। बेटा जी ये क्या होता है, बस ये टेबल को देख लो, ये टेबल आ गया, मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। परमानेंट इनकम क्या है बेटा जी, अगर आपको मालूम है कि हर अगर आपकी इनकम, हर सैलरी इनकम है 2 लाख, कितनी है, 2 लाख रुपीज हर महीने आप कमाते हो, तो फिर क्या करोगे आप, इसमें से क्या करोगे, डिमांड फॉर मनी हर हर महीने क्या करोगे, 1 लाख रुपीज अपने पास रखोगे खर्च करने के लिए, कि भाई मैं इनकम कमा रहा हूं तो खर्च भी करूंगा। तो क्या होता है, अगर आपके पास परमानेंट इनकम ज्यादा होती है तो डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा होगी। लेकिन बेटा कभी कभार हमने कोई शेयर्स के अंदर कोई, हमने लॉटरी वगैरह रखी और लॉटरी के अंदर हमारे 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी, क्या बात है, 1 लाख रुपए की लॉटरी, अब क्या उसको हम खर्च करेंगे या उसका हम पैसा हमारे हाथ में रखेंगे, नहीं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उससे क्या करेंगे, मनी से मनी कमाएंगे, पैसे से पैसे कमाएंगे, उसको क्या करेंगे, मनी उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में डिमांड फॉर मनी क्या होगा, डिमांड फॉर मनी हमारा नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वो परमानेंट नहीं मिली, हर महीने हर साल हमको लॉटरी नहीं लग रही कि हम उसके पैसे खर्च करें। मतलब क्या होता है, अगर परमानेंट इनकम हमारी है और परमानेंट इनकम है तो फिर हम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी करेंगे, ठीक है, हम डिमांड की मनी करेंगे, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हमारा क्या है, वन टाइम ही है, अगर वन टाइम ही हमको, जैसे हमने कोई क्विज जीता और वो कोई क्विज बार बार तो जीतेंगे नहीं, तो उसको कहाँ लगाएंगे, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस लेवल। बेटा प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, प्राइस लेवल का मतलब होता है कि क्या होता है, इन्फ्लेशन के कारण चीजों के प्राइस भाव महंगे होना, मतलब चीजों के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो अब हमको जितने रुपए में पहले खरीद पा रहे थे उतने रुपए में तो नहीं खरीद पाएंगे, मतलब क्या होगा, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज करना पड़ेगा उस चीजों को अफोर्ड करने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट रिलेटिव रिटर्न। रिलेटिव रिटर्न क्या होता है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटिव रिटर्न अगर ज्यादा मिल रहा है तो बोलेंगे वाह यार, पहले पहले के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा ही रिटर्न मिल रहा है, तो उसमें क्या करो, पैसे लगाओ, तो डिमांड फॉर मनी कम करेंगे। लेकिन अगर रिलेटिव रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बोलेंगे हैट, नहीं इन्वेस्टमेंट करना, इससे अच्छा तो होल्ड करके रखो, तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट आ रहा है इन्फ्लेशन। बेटा इन्फ्लेशन से क्या होता है, इन्फ्लेशन से हमारा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मनी की वैल्यू कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आप देखो गोल्ड, गोल्ड का जो रेट है ना, लास्ट ईयर, 1 साल पहले, 2 साल पहले उसका रेट कितना था, 75,000, और आज के टाइम पे उसका रेट कितना चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपए के आजू बाजू, 1,40,000 से 1,50,000 चल रहा है। तो क्या करेंगे, अभी इतनी तेजी से अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्या हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, क्यों, हम ये सोचेंगे यार 75 का 1,50,000 हो गया, और ये 1,50,000 का कल को उठ के 2,50,000 हो गया, तो फिर 5 लाख हो गया, तो 5 लाख का 10 लाख हो गया, तो इससे अच्छा क्या करो, प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करो। तो जब यहाँ पे प्राइस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड फॉर मनी कम कर देते हैं और उस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट आ रहा है, लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। अरे बेटा ये तो एकदम सिंपल है, ये क्या है, बिहेवियरल अप्रोच है, बिहेवियर टुवर्ड्स द रिस्क, आप रिस्क के प्रति आपका क्या बिहेवियर है उसके ऊपर आपका डिमांड फॉर मनी डिपेंड करेगा। डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके बिहेवियर, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क का बिहेवियर कैसा है। मतलब क्या है, देखो अगर एक इंडिविजुअल है, वो बोलता है हम तो क्या है, हम तो रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, ऐसा भाई है कि इश्क रिस्क लेना चाहता है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो क्या करेगा, ज्यादा रिस्क उठाने के लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट ज्यादा करेगा और अपने पास मनी कम रखेगा। ठीक है, वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन साथ ही पैसे डूबने का खतरा भी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उसके बाद स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर, उसका डिमांड फॉर मनी कम होगा। लेकिन दूसरा बंदा है, वो भाई साहब है डरपोक लाल। अब डरपोक लाल बहुत ही खतरनाक प्रकार के डरपोक हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि पैसा लगाया डूब गया, तो इधर लगाया डूब गया, तो उधर, अरे तो पैसा अपने पास रख। तो उस सिचुएशन में क्या, अगर इंडिविजुअल, अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो सेफ खेलना चाहता है, रिस्कलेस रहना चाहता है, तो अपने पास पैसा ज्यादा रखेगा, ही इज टेकिंग ऑलमोस्ट जीरो रिस्क, बट ही विल लूज ऑफ गेटिंग नो रिटर्न, मतलब उसको रिटर्न भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पैसे उसके सेफ रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, therefore the people prefer mix or diversified portfolio, money, bond or shares, with each person's opting for little different
बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, मतलब फिर यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि लोग एकदम ही रिस्क लेते हैं, या तो ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वो देखते हैं रिस्क रिटर्न और रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड रेशियो को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई कितने रिस्क पे कितना रिटर्न मिलेगा, उस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, तो ये क्या आया हमारा बिहेवियर अप्रोच ऑफ डिमांड, किसने दिया था? जेम्स टोबिन। जेम्स टोबिन ने बिहेवियर अप्रोच कि अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहोगे तो डिमांड फॉर मनी कम करोगे, और रिस्क ज्यादा उठाना चाहोगे तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा, रिस्क नहीं लेना चाहते तो डिमांड मनी ज्यादा करोगे। लास्ट है टॉबिन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन। अभी टॉबिन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन के अंदर क्या है, अब यहाँ पे इसमें क्या बोला है कि भाई देखो, इसके ऊपर क्या बोला है कि भाई देखो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट अगर धीमे धीमे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएगा, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर उल्टा, अगर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा, कम होगा। बस ये बोल रहा है और कुछ नहीं, वही थियरी घुमा फिरा के देख दी। इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिटर्न और बॉन्ड, अगर ये होता है तो वो अट्रैक्ट करता है अपॉर्चुनिटी, और लोग क्या करेंगे, पैसा अपने पास कम रखेंगे। लेकिन उल्टी तरफ टोबिन पोर्टफोलियो अप्रोच डिमांड फंक्शन फॉर मनी एज एन एसेट स्लोप डाउन, ये तो मैंने बता दिया इसका क्या होता है, स्लोप डाउन होता है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डिमांड फॉर मनी कम करेंगे, और इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बोले ना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अपने पास रखो, डिमांड फॉर मनी घटा देंगे। इसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज। ठीक है। The Tobin's liquidity preference theory has been found to be true in empirical studies conducted to measure of interest elasticity of demand for as an asset। ठीक है, तो बेसिकली इसके किसके ऊपर फोकस किया, इंटरेस्ट, वो वही ऊपर वाली चीजों को ही घुमा फिरा के बोला हुआ है। तो टॉबिन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यहाँ पे क्या आया, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी। तो टॉबिन्स का आएगा तो इंटरेस्ट के ऊपर लिखना है, और डिमांड फॉर मनी फॉर बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, मतलब जेंस वाला, तो ये किसके ऊपर होगा, हमारा बिहेवियर रिस्क है, तो इसका लॉस और ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। फिर उसके बाद हमने फ्राइडमैन्स का देखा, फ्राइडमैन्स का किसके ऊपर देखा, यहाँ पे इसने कैपिटल एसेट्स के ऊपर फोकस किया था, एसेट थियरी के ऊपर फोकस किया था, जिसके अंदर परमानेंट प्राइस लेवल, रिलेटिव प्राइस, इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस किया था। और लास्ट इसके ऊपर वाला था इन्वेंट्री अप्रोच वाला। इन्वेंट्री अप्रोच जो किसने दिया था, जो दिया था बॉमल ने। और ये इसके क्या बोला था इसने, इन्वेंट्री अप्रोच के अंदर फोकस किसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर, कि ब्रोकरेज अगर ज्यादा होगा तो आप अपने पास पैसा रखो, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज कर दो। अगर ब्रोकरेज क्या होगा, बहुत कम होगा, तो डिमांड फॉर मनी क्या करो, और डिमांड फॉर मनी को डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो बेटा जी ये थे डिमांड फॉर मनी के ऊपर पूरा लेक्चर। मैंने अप्रोक्सी 1.25 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपको डिटेल में समझाया, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवाएं। अगर अच्छा लगा हो कमेंट करना, वीडियो को बताना, कोई और वीडियो चाहते हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।